गुड इवनिंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से हमारी आईओटी की लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आप में से जो बच्चे हमारे बैच में इनरोल्ड हैं, प्लीज आप अपना टाइम निकालिए और इन क्लासेस को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपका जो क्लास का टाइमिंग है शेयर कर दिया गया। टाइम शेड्यूल के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइव क्लासेस को अटेंड करते रहिए। चारों पेपर्स की आज से हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट है। मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे आपको वेब डिजाइनिंग और आईटी टूल की क्लास मिलेगी। थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आपको पाइथन प्रोग्रामिंग और आईओटी की क्लास मिलेगी। आईओटी की क्लास का टाइमिंग है रात में 10 बजे, रात से 10 से 11 के बीच क्लास होगी। तो आप सब इस क्लासेस को मिस मत करिए। ज्यादा से ज्यादा आप लाइव जुड़ेंगे तो आपकी सारी क्वेरीज या फिर आपके जो डाउट्स हैं उनको भी क्लियर किया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो सब्जेक्ट कोड है M4R5.1 है और इस बारे में हम आगे बात करेंगे। सिलेबस क्या है उसके बारे में भी थोड़ी सी डिस्कशन करना होगा, क्योंकि आज हमारी पहली क्लास है। तो बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जिस टीचर के माध्यम से आप पढ़ते हैं तो उसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए कौन से टीचर्स हैं और हमें क्या पढ़ाना चाहते हैं, मीन्स उनका क्वालिफिकेशन वगैरह भी आपको पता होना चाहिए। तो माई सेल्फ बाल मुकुंद मौर्य, आप में से बहुत से बच्चे जानते होंगे या कुछ नए बच्चे हैं जो शायद ही ऐसा कोई बच्चा हो जो ना जानता हो। तो बाल मुकुंद मौर्य नाम है हमारा। मैंने बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है, एमटेक कंप्यूटर साइंस में किया है और प्रेजेंटली हम पीएचडी में इनरोल्ड हैं और पीएचडी पे काम कर रहे हैं। ओके, लास्ट 5 ईयर्स से हम बीटेक और एमटेक दोनों अलग अलग कोर्सेस में पढ़ा चुके हैं और प्रेजेंटली भी हम इन कोर्सेस में पढ़ा रहे हैं। और ज्ञानएक्सपी प्लेटफॉर्म की शुरुआत भी मैंने की है। तो ये हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है और उम्मीद है आप हमारी क्लास के माध्यम से काफी कुछ नया सीखेंगे और आप अपने एग्जाम में भी एक अच्छा ग्रेड लेके आएंगे। तो आईटी टूल की आईओटी की सबसे पहली क्लास है। इसका सिलेबस सबसे पहले देखते हैं कि सिलेबस में टॉपिक कौन कौन से और क्या हमें पढ़ना है। देखिए, सिलेबस की अगर हम बात करें तो कुछ टाइम पहले इसका जो रिवीजन था वो रिवीजन था पहले जो रिवीजन आया था R4 M5 था। सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया है। ये था M4R5। ये आपका सब्जेक्ट कोड हुआ करता था और ये सिलेबस आया था 2020 में। 2020 में सिलेबस आया था। उस टाइम पे ऑफलाइन एग्जाम हुआ करते थे, डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू था। अभी क्या हुआ है, जुलाई 2022 से आपका जो पेपर कोड है वो चेंज हो गया। अब M4R5.1 कर दिया गया। बट ऐसा नहीं कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है, आपका सिलेबस वही है। बट यहाँ पे R5.1 इस वजह से कर दिया गया रिवीजन 5.1, क्योंकि आपका सिलेबस जो पेपर है उसका मोड चेंज कर दिया गया। पहले आपका एग्जाम ऑफलाइन हो रहा था, अभी क्या है, ऑनलाइन हो गया और एमसीक्यू बेस्ड हो गया। जुलाई 2022 में पहली बार एमसीक्यू बेस्ड पेपर हुआ था, बट वो ऑफलाइन मोड में था। इस बार जो जुलाई 2023 में पेपर हुआ है वो ऑनलाइन मोड में कर दिया गया है। तो बस इतना सा डिफरेंस है। सिलेबस वही है जो R5 में था, वही सेम सिलेबस आपको R5.1 में पढ़ना है। अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ये रिवीजन R5.1 का रिवीजन दिया गया है। तो यहाँ पे टॉपिक्स क्या क्या हैं जो आपको इस सिलेबस में पढ़ने हैं। इसमें कौन से चैप्टर को आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है और कौन से चैप्टर पे आपको कम ध्यान देना है, वो सारी चीजें हम पहले क्लास में डिस्कस कर लेते हैं और फिर इसके बाद इस क्लास की शुरुआत करेंगे। तो इसमें टोटल कितनी यूनिट्स हैं, पहली यूनिट क्या है, दूसरी यूनिट क्या है, वो पूरा डिटेल आपके सिलेबस में दिया गया है। और सिलेबस की जो फाइल है वो आपके कोर्स में हम ऐड कर देंगे। आप में से जो बच्चे लाइव जुड़े एक बार वॉइस के बारे में बता दीजिए, क्या प्रॉपर वॉइस आ रही है आप सभी तक? यस, प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये सिलेबस है, नाइलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है और आपके पेड बैच में भी इसकी हम पीडीएफ फाइल अपलोड करा देंगे। यहाँ पे देखिए एक टेबल दी गई है, इसी सेम सिलेबस में टेबल भी दिया गया है। अब इस टेबल का यूटिलाइजेशन क्या है वो समझ लीजिए। इसमें टोटल इसको 6 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें जो इंट्रोडक्शन टू आईओटी पार्ट है उसमें आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। हालांकि इस बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं इस टेबल को बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि इस बार ऑनलाइन एग्जाम में सभी बच्चों के अलग अलग क्वेश्चन थे, सबके सिमिलर क्वेश्चन नहीं थे। कुछ बच्चों के अगर हम बात करें तो किसी का चैप्टर नंबर 3 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए, किसी के चैप्टर नंबर 4 से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ गए, किसी के चैप्टर नंबर जो 6 है इसमें से कई ऐसे बच्चों ने बताया कि सर हमारे में लगभग 30+ क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से आए हैं। तो अब देखिए पूरा सिलेबस आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि रैंडमली किसी भी सिस्टम पे
कहीं से भी क्वेश्चंस लोड हो जाते हैं, क्योंकि इनका जो सिस्टम है, एक डेटाबेस बनाते हैं, इसमें कई हजार क्वेश्चन अपलोड कर देते हैं, और उसके बाद जब एग्जाम होता है तो हर बच्चे को 100 क्वेश्चन यही डेटाबेस से रेंडमली असाइंड हो जाते हैं। तो सबका सेम पेपर नहीं होता है, सबके अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं। तो अब यहाँ पे ये वाला रेशियो तो फॉलो नहीं होता है। ओके, तो आपको अगर तैयारी स्टार्ट करनी है तो ये सीरीज चीजें आपको माइंड में रखनी है। मीन्स अगर यहाँ पर ये वाला प्रोसीजर फॉलो नहीं होता है, ये टेबल फॉलो नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, सारे चैप्टर को इंपॉर्टेंस देना है। हर एक चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, किसी भी चैप्टर से क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसी वजह से हर एक चैप्टर को हमें डीपली पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ये हो गया यहाँ पे टेबल सेक्शन। अब इसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उस पर भी थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 1 आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सबसे पहला चैप्टर है। थिंग्स एंड कनेक्शन आपका सेकंड चैप्टर है। सेंसर, एक्चुएटर्स एंड माइक्रो कंट्रोलर, ये आपका चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 4 सबसे बड़ा यूनिट है। चैप्टर नंबर 4 आप यहाँ पे जो देख पा रहे हैं, IoT एप्लीकेशंस, ये सबसे बड़ा यूनिट है। इसमें आपको सी प्रोग्रामिंग पढ़नी है, प्लस यहाँ पे आपको आर्डिनो के जो प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक्स हैं वो भी सारे इसमें कवर होंगे। प्लस आर्डिनो के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो भी यहाँ पे दिए गए हैं, वो सारे के सारे हमें करने हैं, और वो सारी चीजें हम प्रैक्टिकली यहाँ पे करके दिखाएंगे, इम्प्लीमेंट करके बताएंगे, कोडिंग देंगे आपको, एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल से बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चैप्टर नंबर 4 सबसे बड़ा यूनिट है आपके पूरे सिलेबस का। अगर हम ओवरऑल सिलेबस की बात करें तो ऑलमोस्ट 55 to 60% का जो कंटेंट है वो सिर्फ आपके चैप्टर नंबर 4 में है, पूरे सिलेबस का। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी एंड फ्यूचर ऑफ IoT इकोसिस्टम, और फिर लास्ट चैप्टर होता है इसमें सॉफ्ट स्किल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मींस PDP का भी एक चैप्टर दिया गया है। तो टोटल इसमें 6 चैप्टर्स हैं, आपके पूरे सिलेबस में टोटल 6 चैप्टर्स दिए गए हैं। ओके, तो ये हो गया सिलेबस का पार्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सिलेबस में आपको पढ़ना क्या क्या है। टोटल 6 चैप्टर हैं। अब आपको इंपॉर्टेंस हर एक चैप्टर को इक्वली देनी है, मींस हर चैप्टर के हर एक टॉपिक को हमें डीपली पढ़ना है, तभी आपका पेपर अच्छा होगा और ग्रेड अच्छा आएगा। क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम मोड होने की वजह से, जैसे कि मैंने बताया, कि किसी भी चैप्टर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा पूछता है कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है बता दीजिए, हालांकि हम पहले भी यही सजेस्ट करते हैं कि आपके सिलेबस से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि पता नहीं एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन उठा के दे देगा। तो आपको हर एक चैप्टर का इक्वल वेटेज रखना है और इक्वली उसे आ, अच्छी तरीके से तैयार करना। हर एक टॉपिक आपके सिलेबस का इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला चैप्टर आप देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसकी शुरुआत हम करेंगे। इसमें एप्लीकेशंस होंगे, डिवाइसेस होंगे, जो IoT सिस्टम में डिवाइसेस हैं, प्रोटोकॉल्स कौन कौन से यूज होते हैं IoT सिस्टम में, प्लस इसमें कम्युनिकेशंस मॉडल्स भी हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो चैप्टर की हेडिंग के हिसाब से हमें पता चलता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब सबसे पहला जो टॉपिक होता है वो इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT क्या है या फिर इसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है। तो इस बार हमने काफी इंटरेक्टिव नोट्स बना दिए हैं, हालांकि आपके कोर्स में हमने एक डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है, जो कि हमारी खुद की लिखी हुई ई बुक है। इस बार हमने थोड़ा इंटरेक्टिव कंटेंट बनाया है, जिससे आपको चीजें विजुअली देखने के बाद चीजें कहीं ना कहीं माइंड में बहुत अच्छे से बैठती हैं। तो अगर आप इसको देखेंगे तो इंटरेस्टिंग लगेगा, प्लस देखते ही आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, IoT के डेफिनेशन अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से दी गई है, क्योंकि कोई भी ऐसी डेफिनेशन फिक्स नहीं होती। इसको हर पर्सन जो भी बुक लिखता है या कोई कंटेंट लिखता है, तो वो अपनी तरीके से उस पर्टिकुलर थिंग को डिफाइन कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ 3 लाइन में पूरा कंप्लीट डेफिनेशन दिया गया है, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगी कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स मींस IoT होता क्या है। तो IoT इज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस। किसका नेटवर्क होता है? इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस का एक नेटवर्क है, विच आर एम्बेडेड। ये एम्बेडेड होते हैं कहां पर? एवरीडे लाइफ ऑब्जेक्ट्स। जो हमारे एवरीडे लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, आपका CCTV कैमरा हो गया, AC हो गया, आपकी स्मार्ट वॉच हो गई, इस तरीके के जो चीजें होती हैं एवरीडे लाइफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होता है? एम्बेडेड होता है, इसके अंदर एम्बेडेड होता है, और इनेबलिंग देम टू सेंड एंड रिसीव डेटा।
जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को डेटा सेंड या रिसीव करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो इन 3 लाइंस में आप इसका पूरा कंप्लीट डेफिनेशन समझ सकते हैं। IoT इज नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटिंग डिवाइसेस which are enabled in everyday objects, enabling them to send and receive data। तो बस ये छोटी सी डेफिनेशन है। अगर आप इसको अपनी ओन वर्ड्स में याद करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कुछ ऐसे डिवाइसेस का नेटवर्क है जो आपस में एक दूसरे के साथ डेटा शेयर कर सकते हैं, मींस कम्युनिकेट कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं IoT का मेन यूज क्या होता है, हमारे सिस्टम को या हमारे इकोसिस्टम को ऑटोमेट करना। जैसे आप घर से बाहर कहीं पे हैं और आप घर से कहीं बाहर हैं और आप अपने घर की मॉनिटरिंग करना चाहते हैं कि हमारे घर में क्या हो रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक CCTV कैमरा लगाएंगे जो कि नेटवर्क इनेबल्ड CCTV कैमरा होगा और रिमोटली आप कहीं से भी उसे मॉनिटर कर सकते हैं। इवन अगर आपने एक एडवांस कैमरा लगा रखा है जिसमें मोशन सेंसर्स हैं या फिर आप उसे रिमोटली रोटेट कर सकते हैं, तो आप कहीं पर भी होंगे, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और आपका कैमरा भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो आप उसे कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, उसके आप उसको आप रोटेट करा सकते हैं। हर डायरेक्शन में, हर एंगल में आप उसे देख सकते हैं कि आपके आसपास क्या हो रहा है। तो इस तरह की ढेर सारी चीजें हमारे आसपास होती हैं जिनको हम डे बाय डे कहीं ना कहीं यूज करते हैं या फिर यूज होते हुए देखते हैं, जो कि IoT के एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका प्रिंटर हो गया, स्पीकर है, या फिर आपके स्मार्ट होम होते हैं, स्मार्ट घर होते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें ऑटोमेटेड होती हैं, जिनको हम रिमोटली कहीं भी किसी भी कंट्री से इंटरनेट से कनेक्ट होके उसको मॉनिटर कर सकते हैं। जैसे आप घर बैठे AC ऑन करते हैं रिमोट से, वैसे आप चाहें तो अगर IoT इनेबल AC होगा तो आप कहीं से भी किसी भी जगह से आप अपने AC को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपने एक स्मार्ट बल्ब लगा रखा है घर पे, तो ये आपके घर के वाईफाई से कनेक्ट हो जाएगा। फिर आप कहीं पर भी होंगे ओवरऑल वर्ल्ड, जहां भी इंटरनेट की सुविधा है, वहां से आप इसको ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं, इसकी ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे स्मार्ट बल्ब आते हैं जिनके कलर कॉम्बिनेशन को भी आप चेंज कर सकते हैं। स्मार्ट फ्रिज हो गया, ये भी आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये ऐसे डे बाय डे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम कहीं ना कहीं यूज करते हैं, और ये एक तरीके के स्मार्ट ऑब्जेक्ट हैं जिनको रिमोटली कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है, ऑपरेट किया जा सकता है या फिर मॉनिटर किया जा सकता है। आई होप आपको IoT क्या है इस बारे में एक बेसिक ओवरव्यू मिल चुका होगा। तो अब हम बढ़ते हैं इसके हिस्ट्री की तरफ कि हमारा जो IoT है ये कैसे आया, या फिर IoT शब्द किसने दिया। इस तरह के MCQ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस पर्टिकुलर स्लाइड से अगर आप देखेंगे तो 2 क्वेश्चंस बनते हैं MCQ में। पूछा जा सकता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स शब्द पहली बार कब आया। तो उस केस में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1999। 1999 में पहली बार इस शब्द को लिया गया था, किसके द्वारा, केविन एस्ट्रॉन एक पर्सन है, एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस शब्द को दिया था। द टर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाज कॉइन्ड बाय कंप्यूटर साइंटिस्ट। ये कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, इनका काफी पॉपुलर पर्सनालिटी है, केविन एस्ट्रॉन, जिन्होंने 1999 में इस शब्द को दिया था। तो यहाँ से IoT की शुरुआत होती है। ये हिस्ट्री ऑफ IoT को हमने सिर्फ 2 लाइन में रख दिया, आप यहाँ से इसको याद कर सकते हैं इजिली। 2 क्वेश्चंस बनते हैं और इससे प्रीवियस एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं, किसने दिया और कब दिया। ये 2 क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर नंबर 1 का सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है, हिस्ट्री के बाद की अगर हम बात करें तो सबसे पहला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड एप्लीकेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइसेस एंड एप्लीकेशन, यहाँ पे 2 टॉपिक हैं, याद रखिए। देखिए डिवाइसेस और एप्लीकेशंस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हमें देखना है। जो IoT डिवाइसेस होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए ताकि वो एक आइडल IoT सिस्टम डेवलप कर पाए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, कनेक्टिविटी। सबसे पहला क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स का, कनेक्टिविटी। क्योंकि IoT का हर एक डिवाइस कहीं ना कहीं इंटरनेट के माध्यम से, नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट रहता है ताकि ये M2M मींस मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कर पाए या मशीन टू पर्सन कम्युनिकेशन कर पाए। तो इसके लिए यहाँ पे कनेक्टिविटी सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका।
इसमें भी दो पॉइंट्स मेन इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑलवेज ऑनलाइन, क्या होना चाहिए, 24/7 हमेशा ऑन होना चाहिए, ये कनेक्टेड होना चाहिए, ये नेटवर्क के साथ में हमेशा जुड़ा होना चाहिए। जैसे आप अपने घर से बाहर जाते हैं और आपने एक वाईफाई सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है, आप घर से बाहर चले गए तो आप चाहते हैं कभी भी आपके आसपास घर में क्या हो रहा है चीजें मॉनिटर करना है, तो आपका अगर कैमरा 24/7 नेटवर्क से कनेक्टेड है तो आप ये चीजें मॉनिटर कर सकते हैं। इवन आज की डेट में जो सीसीटीवी कैमराज आते हैं, जो स्मार्ट कैमराज आते हैं, उसके अंदर मोशन सेंसर भी लगा रहता है। मान लीजिए कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही, कोई चोर आता है और आपके घर पे कहीं ना कहीं कुछ चोरी करने की कोशिश करता है, तो हमारे कैमरे के अंदर जो मॉनिटर मोशन सेंसर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट को कैप्चर करते हैं। इवन इतने स्मार्ट कैमरे आ चुके हैं कि पर्सन या किसी जानवर या किसी ऑब्जेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अगर कोई पर्सन वहां पे उनको दिखता है कैमरे पे, तो वो क्या करते हैं, तुरंत एक टेक्स्ट मैसेज कर देते हैं, जो ऑनर है उसके पास टेक्स्ट मैसेज चला जाता है, ऑनर चेक कर सकता है इमीडिएट कि हमारे घर पे क्या हो रहा है। तो ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी, जब हमारा IoT डिवाइस 24/7 क्या होगा, लाइव रहेगा, नेट से कनेक्टेड होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरियस कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स। अब ये अगर आपको 24/7 आपको कनेक्ट रहना है तो इसके लिए हमें कनेक्टिविटी प्रोटोकॉल्स की जरूरत होती है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, जो कि आपने आईटी टूल्स में पढ़ा होगा। ठीक है, आईटी टूल्स में आपने कुछ प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ा होगा, कुछ चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको पढ़नी होंगी, जैसे कि कनेक्टिविटी के लिए हम कौन से टाइप के नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो वाईफाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें पैन नेटवर्क की आवश्यकता होती है, पैन मींस पर्सनल एरिया नेटवर्क, जिसकी रेंज अप टू 10 मीटर तक होती है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, ब्लूटूथ इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक बी का भी इस्तेमाल होता है क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इसकी वजह से इसको यूज करते हैं। सेलुलर नेटवर्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, मींस आपके जो मोबाइल फोन का नेटवर्क है उससे भी यूज कर सकते हैं। लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क, इसका फुल फॉर्म आया था एग्जाम में, याद रखिए, LPW वैन। LPW वैन का भी इस्तेमाल किस लिए यूज करेंगे, कनेक्टिविटी के लिए यूज करेंगे। किस लिए, कनेक्टिविटी के लिए यूज करेंगे। आप में से कुछ बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं फिर बात करते हैं आगे। यस, अभी बताइए क्या क्वेश्चन है। ये आपकी आवाज नहीं आ रही, फिर आगे लेते हैं। एक बार आप सब प्लीज, आईटी टूल्स नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से अभी बहुत सारी चीजें कवर हो जाएंगी। एक बार आप सब बताइए क्या प्रॉपर तरीके से आपको चीजें समझ में आ रही हैं, जो लोग अभी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। एक बार जल्दी से चैट सेक्शन में कंफर्म कर दीजिए, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो कनेक्टिविटी सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किसी भी आईओटी डिवाइस का, कि वो कनेक्टिविटी उसके अंदर होनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि वो नेटवर्क के माध्यम से कनेक्ट हो पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेंसर एंड एक्चुएटर। ये इसका क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। जितने भी आईओटी डिवाइसेस होते हैं उसमें कुछ बेसिक कंपोनेंट्स होने चाहिए, जैसे कि एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, एक सेंसर होता है, प्लस उसमें कनेक्टिविटी फैसिलिटी होना चाहिए ताकि एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट हो पाए। जो माइक्रो कंट्रोलर होता है वो कलेक्ट किए गए डेटा को प्रोसेस करता है, सेंसर क्या करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करता है, और जो कनेक्टिविटी कंपोनेंट होता है उस डेटा को गेटवे के माध्यम से हमारे क्लाउड्स पे या स्टोरेज डिवाइस पे भेजता है। तो ये कुछ उसके बेसिक कंपोनेंट है। आगे आने वाली क्लासेस में ये सारी चीजें और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो और बेस्ट आपको समझ में आएगा। तो सेंसर एंड एक्चुएटर्स, ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। सेंसर एक ऐसा डिवाइस होता है हमारे आईओटी सिस्टम का या आईओटी डिवाइस का, जो कि फिजिकल इन्वायरमेंट से क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है। जैसे मोशन सेंसर्स आते हैं, मोशन कैप्चर कर लेते हैं, प्रेशर सेंसर्स आते हैं, प्रेशर कैप्चर कर लेते हैं, टेम्परेचर सेंसर आते हैं, टेम्परेचर सेंस कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने एक स्मार्ट एसी लगाया हुआ है, आपने उस एसी में सेट कर दिया कि हमारे रूम का टेम्परेचर 30 डिग्री से जैसे ही ज्यादा इंक्रीज होगा एसी हमारा ऑन हो जाना चाहिए। तो ये 30 डिग्री टेम्परेचर कौन मेजर करेगा, कौन मॉनिटर करेगा,
सेंसर जो कि वहां पे लगा हुआ है, टेम्परेचर सेंसर, वो जैसे ही कैप्चर करता है कि 30 डिग्री टेम्परेचर हुआ, वो क्या करेगा, एसी को ऑन कर देगा। यहाँ पे आपने एक और कंडीशन लगा दी कि जैसे आपके रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री हो जाएगा, आपका एसी ऑफ हो जाना चाहिए। तो ये किसके माध्यम से सिस्टम को समझ में आएगा कब हमें ऑन करना है, कब ऑन करना है? ये सिग्नल कहाँ से मिलेगा? सेंसर के माध्यम से। सेंसर आपके फिजिकल एनवायरनमेंट से टेम्परेचर की वैल्यू मेजर करेगा और हमारे माइक्रो कंट्रोलर को पास कर देगा। माइक्रो कंट्रोलर हर एक कुछ सेकंड के बाद जो आपने टाइमर लगाया होगा, उस टाइम ड्यूरेशन के बाद वो सेंसर से डेटा कलेक्ट करता है। और अगर माइक्रो कंट्रोलर को लगता है कि 30 डिग्री का वो रिजल्ट दे रहा है हमें, मीन्स उसके थ्रू जो हमें क्या कैप्चर वैल्यू मिल रही है वो 30 डिग्री है, तो क्या करेगा माइक्रो कंट्रोलर, हमारे एसी को ऑन कर देगा। और लगातार सेंसर हमारा डेटा भेजता रहेगा माइक्रो कंट्रोलर के पास। माइक्रो कंट्रोलर उसको मॉनिटर करता रहेगा और अगर उसको लगता है कि टेम्परेचर 20 डिग्री तक पहुंच गया है रूम का, तो अब उसका काम क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर एक सिग्नल देगा एसी ऑफ करने का और हमारी एसी टर्न ऑफ हो जाएगी, शट डाउन हो जाएगी। तो ये हो गया सेंसर का रोल। अब हमारे आईओटी सिस्टम में जो एक्चुएटर्स होते हैं, इनका बेसिक काम क्या होता है? देखिए, सेंसर का काम है फिजिकल एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करना, बट एक्चुएटर का काम क्या होता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी। अब इस पिक्चर के माध्यम से आपको चीजें क्लियर समझ में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पे पिक्चर में एक आपको रोबोटिक आर्म दिख रहा होगा जो कि रोटेट होता है, मूव होता है, इसमें मोशन होता है। ठीक है। आईओटी में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जैसे आपने अपने घर पे एक वाटर पंप लगाया हुआ है, या फिर आपने मान लीजिए आपके घर की टोटी है जिससे आप पानी निकालते हैं। ठीक। आप उसको अगर आईओटी सिस्टम में कन्वर्ट करना चाहेंगे, आईओटी डिवाइस में कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो देखिए यहाँ पे टोटी को आप रोटेट करेंगे तो पानी आता है, बंद कर देंगे तो क्या होगा, पानी बंद हो जाएगा। अब उस टोटी का जो रोटेशन है वो किसके थ्रू होगा? भाई सेंसर तो क्या करेगा, देख लेगा, सेंस कर सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट है, तो वो क्या करेगा, सेंस कर लेगा कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, और नहीं होगा तो वो नल वैल्यू पास करेगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है, मीन्स आप अपनी उस नल के नीचे क्या करते हैं, अपना हथेली लगाते हैं, तो अब कब टोटी ऑन होनी चाहिए हमारी, कब ऑफ होनी चाहिए, किसके थ्रू होगा, ये एक्चुएटर के थ्रू होगा। तो जितना भी रोटेशन होता है, जैसे मान लीजिए आपने एक ऑटोमेटिक डोर लॉक का सिस्टम बनाया हुआ है कि कोई भी पर्सन अगर दरवाजे पे आता है तो दरवाजा हमारा ऑटोमेटिक ओपन हो जाना चाहिए, तो मोशन सेंसर चेक ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर लेगा कि यहाँ पे कोई भी पर्सन आया हुआ है, बट दरवाजा कैसे ओपन होगा, उसमें तो मोशन होना है, उसमें तो मोशन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा डिवाइस आपको चाहिए जो उस दरवाजे को ओपन या क्लोज कर पाए, तो उसके लिए काम कौन करता है, एक्चुएटर। ऐसे डिवाइस होते हैं जो हमारी डिवाइसेस को इसमें मोशन एक्टिवेट करते हैं, मीन्स ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं वो एक्चुएटर्स के माध्यम से होती हैं। आगे इनके सेपरेट चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं, उसमें हम अलग अलग तरह के एक्चुएटर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, कौन सा एक्चुएटर किस तरह से ऑपरेट करता है, उसकी फंक्शनलिटीज क्या है, कैसे हम इसको यूज करते हैं। जस्ट अभी आप ये दिमाग में रखिए, सेंसर क्या करता है, फिजिकल एनवायरनमेंट से डेटा कलेक्ट करता है, और दूसरा एक्चुएटर्स क्या है, इसको हम मोशन के लिए यूज करते हैं, जहां पे भी हमें किसी भी तरह का कोई मोशन करना है। ओके। दूसरा यहाँ पे देखिए, जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं वो किससे कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं या इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्टेड होते हैं। तो जब भी कोई डिवाइस इंटरनेट या नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो उसके पास क्या होना चाहिए, आईपी एड्रेस। क्या होना चाहिए, उसके पास होना चाहिए आईपी एड्रेस। बिना आईपी एड्रेस के कोई भी डिवाइस नेटवर्क से कनेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हर एक डिवाइस के पास एक अपना आईपी एड्रेस होना चाहिए, जिसके माध्यम से इंटरनेट पे या नेटवर्क पे उस डिवाइस को ट्रैक किया जाता है। और अगर आईपी नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, मान लीजिए हमारे नेटवर्क में कुछ इस तरह के सिस्टम्स लगे हुए हैं, ऐसे सिस्टम्स हैं। ठीक, ये आपस में एक दूसरे के साथ नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब एक सिस्टम हमारे पास है, यहाँ पे एक सिस्टम है जो इस सिस्टम को डेटा भेजना है, तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा कौन सा डेटा किसके पास जाना है? एक और रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक क्लास है जिसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 30 स्टूडेंट्स हैं। तो क्लास में आप सभी को क्या होता है, एक रोल नंबर असाइन किया जाता है। अगर रोल नंबर नहीं होगा तो प्रॉब्लम क्या होगी, आप एग्जाम दे के आएंगे, अपना अपना नाम लिख देंगे वहां पे। हो सकता है बहुत कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका फादर नेम और उनका सेल्फ नेम सेम होता है, तो अब टीचर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कौन से बच्चे की कॉपी है और किसको मार्क्स देने हैं?
तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे है। अगर इनको डेटा रिसीव करना है या सेंड करना है तो इनकी यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए। जैसे रियल लाइफ में हम किसी को लेटर भेजते हैं तो उसका प्रॉपर एड्रेस लिखते हैं, हाउस नंबर, स्ट्रीट एड्रेस, लोकल एरिया का पूरा और पिन नंबर, ये सारी चीजें लिखते हैं ताकि उस तक वो पहुंच जाए। तो वही रोल यहाँ पे यूनिक आइडेंटिटी के लिए जो हमारे डिवाइसेस होते हैं उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो यूनिक आइडेंटिटी होती है, मीन्स उनमें आईपी असाइंड होता है। और अभी दो तरह के आईपीस का इस्तेमाल हो रहा है वर्तमान में। एक तो है IPv4, IPv4, और दूसरा कौन सा यूज हो रहा है, दूसरा वो है IPv6। IPv6 का इस समय चलन स्टार्ट हो चुका है। दोनों ही आईपी इस समय चलन में है, IPv4 और IPv6। IPv4 की जो रेंज है, लिमिट है, वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाली है। और आने वाले कुछ ही सालों में जो IoT डिवाइसेस की संख्या है, वो अभी इस समय एट नाउ शायद 9 बिलियंस के आसपास IoT डिवाइसेस इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्टेड हैं। आने वाले कुछ ही सालों में ये 9 बिलियन से लेके 20 बिलियन तक इनकी संख्या बढ़ने के चांसेस हैं। इसी वजह से अब यहाँ पे IPv6 का कॉन्सेप्ट आ गया, क्योंकि IPv4 की रेंज ऑलमोस्ट फिनिश हो चुकी है। IPv6 का जो रेंज है वो बहुत ह्यूज रेंज है। इसमें आने वाले कई सालों तक हमें किसी दूसरे रेंज के आईपी एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट ये अपने आप में बहुत बड़ा आईपी है और इसमें बहुत सारे डिवाइसेस को यूनिक एड्रेस प्रोवाइड करने की कैपेबिलिटी है। क्योंकि IPv4 हमारा होता है 32 बिट्स का जो इसका साइज है, जबकि IPv6 का जो साइज होता है 128 बिट्स का है। अब आप इसी से समझ सकते हैं कि इन दोनों में कितना डिफरेंस है। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी IoT डिवाइसेस होते हैं उन सभी में एक यूनिक आइडेंटिटी होनी चाहिए, मींस हर एक डिवाइस के पास एक अपना आईपी एड्रेस होना चाहिए, तभी वो किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट हो पाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रोसेसिंग एंड एनालिटिक्स। ये दो पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है किसी भी IoT डिवाइस के लिए, क्योंकि इसमें डेटा प्रोसेसिंग, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था एसी का। अब एसी क्या कर रहा था, सेंसर तो उसको बता रहा था कि अभी कौन कितना टेम्परेचर है। प्रोसेसर को डिसीजन लेना है कि कब एसी ऑन करनी है और कब हमें एसी ऑफ करनी है। तो डिसीजन लेने का काम है वो कैसे होगा, डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से। वहां पे कुछ प्रोग्राम्स रन करेंगे और ये सेंसर के वैल्यू को एज अ इनपुट लेंगे। वहां पे कुछ कंडीशंस लगे होंगे, इफ टेम्परेचर लेस देन 20 डिग्री तो वहां पे एसी ऑफ हो जाएगा, इफ टेम्परेचर ग्रेटर देन 30 डिग्री एसी ऑन हो जाएगा। तो ये प्रोसेसिंग भी इसके अंदर होनी चाहिए, मीन्स डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी भी IoT डिवाइस के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे उसे डेटा प्रोसेस करना है, उसी के बेसिस पे डिसीजन लेने हैं। ओके, अब यहाँ पे डिसीजन लेने का एक वर्ड मैंने यूज कर लिया, तो ये कहाँ से आता है, एनालिटिक्स के बेसिस पे आता है। एनालिटिक्स क्या होती है, एक डेटा है जो उस डेटा को एनालाइज करता है, उसके बेसिस पे हमारे डिवाइसेस खुद से डिसीजन ले सकते हैं कि अब कौन से सिचुएशन पे हमें क्या एक्टिविटी करनी है। तो यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स की भी कैपेबिलिटी IoT डिवाइस के अंदर होनी चाहिए, प्लस डेटा प्रोसेसिंग की भी कैपेबिलिटी उस डिवाइस के अंदर होनी चाहिए। ओके ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लूंगा। आ, चलिए, मैंने बात थोड़ा सा लेट देखा है। अब देखिए यहाँ पे दो पॉइंट्स इसके और लिखे हैं हमने, डेटा प्रोसेसिंग के और एनालिटिक्स के दो पॉइंट्स यहाँ पे देखिए क्या है। एनालिटिक्स कैपेबिलिटी मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि इसके अंदर एनालिटिक कैपेबिलिटी होनी चाहिए ताकि वो डिसीजन ले पाए, सेल्फ डिसीजन ले पाए। यहाँ पे एज कंप्यूटिंग एक वर्ड यूज किया गया है। एज कंप्यूटिंग कहाँ पे होती है, आगे आपको एक पिक्चर भी हम दिखाएंगे जो हमने लगा रखी है, वहां पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एज कंप्यूटिंग देखिए, IoT सिस्टम में दो तरह के, दो जगह पे डेटा प्रोसेस होता है। एक तो सेल्फ डिवाइस के अंदर डेटा प्रोसेस होता है और दूसरा क्लाउड पे डेटा प्रोसेस होता है। क्योंकि IoT डिवाइसेस जो होते हैं बहुत छोटे से होते हैं। अगर हमारे पास अभी यहाँ पे IoT डिवाइसेस हैं कुछ, आपको हम दिखाते हैं और इन सबको यूज करेंगे आने वाले दिनों में। ये कुछ आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास आर्डिनो बोर्ड है और इन सबको यूज करके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। इन सबको यूज करके हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स हमारे पास हैं और इसमें जो यूज होने वाले बहुत सारे कंपोनेंट्स हमने पहले से ही मंगा के रखे हैं, इवन इससे पहले भी हमने इनको यूज किया हुआ है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो ये ढेर सारे कंपोनेंट्स हमारे पास IoT के हैं जिनको हम यूज करेंगे। फिजिकल कंपोनेंट भी हैं प्लस वर्चुअल
प्लेटफॉर्म भी हमने डेवलप किया हुआ है IoT का। तो जो बच्चे जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है, उनके लिए हमने अलग से एक प्लेटफॉर्म डेवलप कर दिया अपनी ज्ञानexp.com वेबसाइट पे। तो वहां पर भी ये जो प्रैक्टिकल सिमुलेटर्स पे करना चाहते हैं आप, वहां पे अपने मोबाइल फोन पे भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एज कंप्यूटिंग कहाँ पे होती है? जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर होता है, हमारे IoT डिवाइस के अंदर जो माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसमें एज कंप्यूटिंग होती है। उसके अंदर डेटा प्रोसेस, एज कंप्यूटिंग का मतलब है डेटा प्रोसेसिंग होती है। तो डेटा प्रोसेस दो जगह पे होता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर लगा रखी है, इस पिक्चर के माध्यम से आपको समझ में आएगा कि एज कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या। इसको देखिए, इसमें देखिए बहुत अलग अलग तरह का डेटा आ रहा है। यहाँ पे देखिएगा, ये एक पर्सन है जो बहुत अलग अलग तरह की चीजें इसमें डाल रहा है। ऐसे ही जो हमारा डिवाइस होगा, IoT डिवाइस, वो कई अलग अलग तरह के इनपुट्स कैप्चर कर रहा होगा, और फाइनली यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको मॉनिटर किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए एक आप एयरपोर्ट पे जाते हैं या रेलवेज में भी कई जगह स्कैनिंग मशीन्स लगा दी गई हैं। वहां पे एक एक्सरे मशीन पे एक पर्सन बैठा रहता है, और यहाँ पे आप अपने बैग डालते हैं तो वो चेक करता रहता है, स्कैन करता रहता है कि इसके अंदर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं है जो कि अलाउड नहीं है, उसको चेक करता रहता है। तो सेम ऐसी जो हमारी प्रोसेसिंग होती है, लगभग कुछ इसी तरह से होती है। वो प्रॉपर तरीके से वहां पे डेटा को प्रोसेस किया जाता है, और उसी के बेसिस पे IoT सिस्टम हमारा या IoT डिवाइस जो है वो डिसीजंस लेता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कम्युनिकेशन एंड इंटरऑपरेबिलिटी, ये दोनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कम्युनिकेशन मींस एक डिवाइस दूसरे डिवाइस के साथ में कम्युनिकेट कर पाएगी, तभी IoT सिस्टम अच्छी तरीके से काम करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए आपने घर पे एक AC लगाया हुआ है और आपने एक फैन लगा दिया है, या कोई दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपने जैसे AC लगा दिया और आपने रूम हीटर लगा दिया। दो अलग अलग कंपोनेंट हैं, दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है AC, दूसरा रूम हीटर है। तो अब कब AC ऑन होना है, कब हमारा रूम हीटर ऑन होना है? तो अगर ये दोनों एक आपस में M2M कर सकते हैं, मींस मशीन टू मशीन यहाँ पे कम्युनिकेशन पॉसिबल है इन दोनों के बीच में, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए टेम्परेचर हमारा चला गया 20 डिग्री या 15 डिग्री, तो उस टाइम पे क्या है, आपको पता है कि ठंडक होने लगी है। तो उस केस में क्या करना है, हीटर को ऑन करना है। तो अगर AC M2M और AC और हीटर दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो ये AC क्या करेगा, भेज देगा सिग्नल किसके पास, हीटर के पास, कि अब आपको ऑन हो जाना है। हालांकि ऐसे ढेर सारे और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। या फिर एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मैंने वाईफाई कैमरा लगाया हुआ है और वहीं पे एक हमने सायरन सिस्टम भी लगा रखा है। तो वाईफाई कैमरा क्या करेगा, अगर कोई भी मोशन कैप्चर करता है कि वहां पे कोई पर्सन डिटेक्ट हुआ है, तो वो क्या करेगा, हमारे सायरन सिस्टम को एक सिग्नल भेज देगा कि अब आपको क्या करना है, वार्न करना है, ताकि लोगों को पता चल जाए कि यहाँ पे कोई पर्सन डिटेक्ट हुआ है, कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि ठीक नहीं है। तो यहाँ पे मशीन अगर आपस में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तभी ये चीजें पॉसिबल है, और IoT सिस्टम में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। इंटर ऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए जो IoT डिवाइसेस आते हैं वो अलग अलग ब्रांड के आते हैं, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे कम्युनिकेशन का इशू हो सकता है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपने सैमसंग का फोन खरीदा है और किसी दूसरे के पास एप्पल का फोन है। तो अगर इन दोनों में इंटरऑपरेबिलिटी नहीं होगी, तो सैमसंग वाला मोबाइल फोन से कॉल करके वो एप्पल वाले फोन पे कॉल नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी है, किसी भी एक दूसरे के साथ में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल जो लिया है, इससे आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी कि इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या है। ये देखो, आप में से बहुत से लोग टेलीग्राम यूज करते हैं, आप में से बहुत से लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, आप में से बहुत से लोग ट्विटर यूज करते हैं। अभी तक हालांकि ये फैसिलिटीज में नहीं है, बट मान लीजिए हम यहाँ पे टेलीग्राम यूज करते हैं और हम चाहते हैं कि टेलीग्राम से हम डायरेक्ट ट्विटर वाले यूजर को मैसेज कर दें, या फिर हम टेलीग्राम से डायरेक्ट इंस्टा पे मैसेज कर दें, किसी के भी दूसरे एक इंस्टा अकाउंट पे मैसेज कर दें।
और इंस्टा को कोई भी यूजर ट्विटर पे मैसेज कर दे। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरऑपरेबिलिटी। मींस अलग अलग तरीके के सिस्टम एक दूसरे के साथ कभी भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वही यहाँ पे एग्जांपल लिया कि अलग अलग डिवाइसेस, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के डिवाइस, अलग अलग कंपनी के डिवाइस, अलग अलग ब्रांड के डिवाइस, वो सब आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको बोलते हैं इंटरऑपरेबिलिटी। आई होप क्लियर समझ में आ चुका होगा। इंटरऑपरेबिलिटी के लिए हम लोग कुछ प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। आगे इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, क्योंकि इनके सेपरेट चैप्टर्स भी, टॉपिक्स भी हैं। तो MQTT एक लाइट वेट प्रोटोकॉल होता है जो कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है आपस में, ताकि हर एक डिवाइस कम्युनिकेट कर पाए। और कोप एक प्रोटोकॉल होता है, इसको भी हम इंटरऑपरेबिलिटी कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें M2M कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। जैसे मैंने बताया, कोई भी डिवाइस एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकती है। चलिए, सिक्योरिटी एंड मेजर्स। IoT डिवाइसेस का ये भी एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमने एक IoT सिस्टम या IoT डिवाइस डेवलप कर लिया और वो सिक्योर नहीं है, तो किसी भी काम का नहीं। जैसे आपने एक स्मार्ट वाईफाई कैमरा लगा दिया, आप उसे अपने घर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अगर वो सिक्योर नहीं है तो कोई भी दूसरा उसे लॉग इन करके और क्या करेगा, वो खुद भी एक्सेस ले लेगा। तो कहीं ना कहीं उसको वो मिसयूज कर सकता है, वो आपको मॉनिटर कर सकता है। आप उसको मॉनिटर करने के लिए कैमरा लगा रहे थे, और कहीं ना कहीं अगर उसको हैक कर लिया या किसी तरीके से उससे एक्सेस मिल गया, तो वो क्या करेगा, वो आपकी मॉनिटरिंग करने लगेगा कि आप घर पे क्या कर रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए उल्टी हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है, सिक्योरिटी मेजर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है IoT डिवाइस के लिए। इसमें देखिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहला तो ऑथेंटिकेशन, और दूसरा ऑथराइजेशन। क्या है, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। अब इन दोनों में पहले डिफरेंस समझ लो, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन होता क्या है। ऑथेंटिकेशन, जैसे आप अपने मोबाइल फोन को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, या तो आप पैटर्न डालेंगे, कोई ना कोई पैटर्न डालेंगे इस तरीके से, या फिर आप उसमें पेन डालते हैं कोई भी इस तरीके से, या फिर आप अपना थंब यूज करते हैं, बायोमेट्रिक यूज करते हैं। तो ये लॉगिन मेथड जो है, मीन्स उस सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, मीन्स अगर आपको अपना फोन यूज करना है, तो आप इनमें से पैटर्न, पिन, या फिर आप फिंगरप्रिंट, इन तीनों में से कोई भी एक मेथड आप जरूर यूज करते होंगे। उसके बाद ही आप अपने सिस्टम मीन्स मोबाइल फोन को यूज कर पाते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है ऑथेंटिकेशन। इसको क्या बोलेंगे, ऑथेंटिकेशन। मीन्स आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ता है कि हम रियल यूजर हैं, ये हमारा फोन है और इसका ये पासवर्ड है। पासवर्ड सिस्टम चेक करेगा, अगर सही आपने डाला है तो आपको ऑथेंटिकेट कर देगा कि हाँ, अब आपके पास अथॉरिटी है कि आप उस सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कोई भी आएगा, कुछ भी पैटर्न बनाया और डाल दिया, तो क्या आपका मोबाइल फोन अनलॉक होता है? नहीं होता है। कोई भी आएगा, थंब लगा देगा आपके सेंसर पे, आपका फोन लॉक नहीं, अनलॉक नहीं होगा, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं हो पाएगा। तो ये होता है ऑथेंटिकेशन। अब ऑथराइजेशन के लिए क्या होता है, ऑथराइजेशन का मतलब क्या है, ऑथराइजेशन का मतलब है किसी को आप अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप ये चीजें कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने एक CCTV कैमरा लगाया हुआ है, और CCTV कैमरे का एक्सेस आप किसी और को देना चाहते हैं, बट आपके घर पे 10 CCTV कैमरे लगे हुए हैं, और आपने CCTV कैमरे का एक्सेस दिया हुआ है किसी को। बट इन 10 में से आपको लगता है कि हमारे 3 ऐसे कैमरे हैं जो कहीं ना कहीं हमारी पायरेसी के लिए इशू क्रिएट कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उसको 7 अलग अलग कैमरे का एक्सेस दे सकते हैं। सिस्टम में आपके कितने कैमरे कनेक्टेड हैं, 10 कनेक्टेड हैं, बट आप एक्सेस कितने का देना चाहते हैं, 7 का देना चाहते हैं। अब जो 3 ऐसे कैमरे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लिए पायरेसी इशू क्रिएट कर सकते हैं, तो आप इनका एक्सेस नहीं देना चाहते हैं। तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑथराइजेशन। आप उसको अथॉरिटी देते हैं कि आप ये चीजें कर सकते हैं। जैसे हमने एक यूजर अकाउंट बनाया, तो यूजर अकाउंट के भी कई अलग अलग क्लासेस होते हैं। एक एडमिन क्लास होती है, एक बेसिक यूजर क्लास होती है। तो एडमिन क्या कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, आपके सिस्टम में सारे बदलाव कर सकता है। बट अगर हमने बेसिक यूजर क्लास का यूजर क्रिएट किया हुआ है, तो उसको लिमिटेड फंक्शंस यूज करने के फीचर्स मिलते हैं, वो पूरे के पूरे सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता है। यहाँ पे पिक्चर्स के माध्यम से देखिए, ये आपको याद रहेगा उम्मीद है, और इसी वजह से मैंने ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया है क्लासेस में, ताकि इमेज आपके अंदर कहीं ना कहीं इमेज बनाती हैं, तो इससे आपको चीजें बेटर समझ में आएंगी और आप लंबे समय तक इसे याद भी रख पाएंगे।
तो यहाँ देखिए ऑथराइजेशन के लिए हमने क्या यूज किया है, ये आप पिन या पासवर्ड का यूज करते हो, ऑथराइज हो जाते हो। उस सिस्टम को आप एक्सेस करने के लिए आपको पिन या पासवर्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है, तभी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ऑथराइजेशन में क्या है, आपको कुछ सर्विसेज की परमिशन असाइन कर दी। जैसे आपके पास ढेर सारी सर्विसेज हैं, कुछ ऐसे मान लेते हैं, यहाँ पे एक चेक लिस्ट है, ये चेक लिस्ट है, हमने क्या किया, एक यूजर को ये वाली परमिशन दे दी, ये वाली दे दी और ये दे दी। तो अब वो सिर्फ इन परमिशन को ही एक्सेस कर पाएगा उस सिस्टम में। इन दोनों का हमने परमिशन नहीं दिया है, तो इन सर्विसेज को अवेल नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता है, उसको यूज करने की अथॉरिटी नहीं है। तो ये होता है ऑथराइजेशन। उम्मीद है इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। वॉइस का कोई इशू है प्लीज बताइए। और अभी तक क्लास के आपको समझ में आ रही है, चीजें प्रॉपर समझ में आ रही है, एक बार जरूर बताइएगा सब। चलिए एक 2 सेकंड का शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, और तब तक के लिए आप लोग चैट सेक्शन में बताइए क्लास कैसी लग रही है आपको, प्रॉपर चीजें समझ में आ रही हैं नहीं। वॉइस क्लियर है, थैंक यू सो मच। ये वाला समझ में नहीं आया, फिर से देख लो। देखो ऑथेंटिकेशन का मतलब है किसी सिस्टम को यूज करने के लिए आपको अपने आप को बताना पड़ेगा कि हम इसके रियल यूजर हैं, या हमें इस सिस्टम को यूज करने की परमिशन है। और आप कैसे बताएंगे, आप पिन डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं, लॉगिन आईडी देते हैं, या आप अपना बायोमेट्रिक यूज करते हैं, तभी आप क्या होंगे, ऑथेंटिकेट होंगे। ऑथेंटिकेट होने का मतलब है आपने अपने आप को सिस्टम को बता दिया कि मैं इसका रियल में यूजर हूं। ऐसा नहीं कोई भी आएगा पासवर्ड कुछ भी डाल देगा और पासवर्ड डालेगा और पिन डाल देगा, एक्सेस कर लेगा, जी नहीं। देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने नोट्स, पूरा प्रॉपर कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया हुआ है, आपके कोर्स में पहले से है। तो प्लीज आप उस नोट्स को रीड कीजिए। उसी का हमने यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप का स्लाइड डिजाइन कर दिया है, तो यहाँ पे हिंदी देना उचित नहीं रहेगा। फिर यहाँ पे स्पेस का इशू आएगा, फिर चीजें हम प्रॉपर विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे, इसी वजह से हमने हिंदी हटा दी, और चीजें हम हिंदी में एक्सप्लेन करें तो आपको कोई इशू नहीं आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका डिटेल कंटेंट ऑलरेडी आपके कोर्स में पहले से अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में कंप्लीट सिलेबस की ई बुक हमने दी है, जिसको हमने खुद से लिखा है, और पूरा डिटेल सिलेबस ई बुक है उसमें। ठीक है, तो आई होप आपको ऑथराइजेशन और ऑथेंटिकेशन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। ऑथराइजेशन का मतलब है किसी को अथॉरिटी देना कि आप ये चीजें कर सकते हैं। जैसे आपके घर पे कुछ सामान रखा हुआ है, आपने कोई पर्सन आता है, आपने उसको बोला कि आप इस रूम को यूज कर सकते हो, बट ये वाला रूम आपको परमिशन नहीं, इसको आप यूज नहीं कर सकते। तो ये चीज क्या हो जाएगी, ऑथराइजेशन, उसको आप अथॉरिटी देते हैं कि आप ये चीजें कर सकते हैं, मीन्स आप उसको परमिशन देते हैं। और ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है, आपके घर पे 10 लोग आगे खड़े हो जाते हैं, उनमें से क्या आप सबको घर पे एक्सेस देंगे, किसको देंगे, जिसको आप जानते होंगे, जिसको आप पहचानते होंगे, जो आपका कोई मिलने वाला होगा, रिलेटिव होगा, फैमिली मेंबर्स होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, सिर्फ आप उनको घर के अंदर आने देंगे ना। तो वो क्या हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, आप उसको ऑथेंटिकेट कर लेते हैं, हाँ ये है। अब इसका दूसरा सिक्योरिटी इशू क्या आता है, आपने ऑथेंटिकेशन कर दिया, अलग अलग लेवल के यूजर्स को आपने ऑथराइजेशन भी कर दिया, अथॉरिटी दे दी। तीसरा क्या है, डेटा यहाँ पे क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह नेटवर्क के माध्यम से जा रहा है। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं और आपका वाईफाई कैमरा आपके नेटवर्क से कनेक्टेड है, और आप कहीं से भी अपने रिमोट से, मीन्स अपने ऐप के माध्यम से उस वाईफाई स्मार्ट कैमरे से अपने घर की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो आपके घर पे कोई ना कोई एक्टिविटी करना चाहता है जो अनयूजुअल एक्टिविटी है, अगर वो आपके नेटवर्क को हैक कर लेता है, तो आपके वाईफाई कैमरे से आप तक पहुंचने वाला जो डेटा है, अगर वो मॉडरेट कर दे, मान लो क्या करे वो, एक कैप्चर की स्क्रीन, और इसी कैप्चर स्क्रीन को हमेशा आपके पास नेटवर्क के माध्यम से जाने वाले डेटा को सिर्फ उसी स्क्रीन का दिखा रहा है, तो क्योंकि कैमरा तो हमेशा फिक्स रहता है, एक जगह रूम में लगा है, या फिर गली में लगा है, या फिर घर के बाहर लगा है, तो वही सेम लोकेशन आपको बार बार दिखाई जा रही है, भले कोई आ जा रहा है, बाहर आ रहा है या जा रहा है। तो आपने ऐसा मूवीज में कई बार देखा होगा कि दिखाते वहां पे कैमरे पे
एक उसने वहां की इमेज ली और उसकी फिल्म जाके उसके लेंस पे चिपका दी। तो अब हमेशा क्या हो रहा है, वहां पे वो बार बार वही सेम इमेज दिख रही, तो लगता है कि हाँ सारी चीजें ठीक हैं। तो अब यहाँ पे क्या किसका रोल आता है, इंक्रिप्शन का रोल आता है। आपके आईओटी सिस्टम या आईओटी डिवाइस को सिक्योर बनाने के लिए इंक्रिप्शन का बहुत बड़ा रोल है। अब ये इंक्रिप्शन क्या करता है उसको समझिए। ये भी आपने आईटी टूल में पढ़ा होगा इंक्रिप्शन, हालांकि इसका डिटेल बहुत ज्यादा तो नहीं है वहां पे, छोटा सा टॉपिक है इंक्रिप्शन। इंक्रिप्शन देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल हम यहाँ पे लेके आए हैं। जैसे आपके पास एक मैसेज है और मैसेज आपने टाइप किया हेलो, ठीक है। तो इंक्रिप्शन में क्या होता है, की अप्लाई की जाती है, जिसको आपको भेजना है उसकी पब्लिक की से आपने क्या किया, इसको इनक्रिप्ट कर दिया और फिर आपने इसको नेटवर्क के माध्यम से भेजा। तो अभी यहाँ पे हेलो लिखा है, इनक्रिप्ट करने के बाद क्या इस तरीके का कुछ मैसेज बन जाएगा। यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप के सिंबल्स वैल्यूज कुछ भी किसी में भी इसको आपने कन्वर्ट कर दिया। अगर मान लीजिए ये डेटा बीच में कोई हैक कर लेता है, इस नेटवर्क को हैक कर लेगा, तो आपको क्या मिलेगा, ये डेटा मिलेगा। और ये डेटा इनक्रिप्ट करके कुछ ऐसे फॉर्म में चेंज कर दिया गया जो कि नॉन रीडेबल है, इसको कोई भी समझ नहीं पाएगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसमें मैसेज में क्या भेजा जा रहा था। तो अब आपका डेटा सुरक्षित है, अगर कोई भी इस डेटा को एक्सेस भी कर लेगा तो उसके लिए यूजलेस है, क्योंकि वो समझ नहीं पाएगा, इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। वापस जब जहां से ये हमारा सेंडर हो गया, सेंडर ने डेटा सेंड कर दिया, ये क्या है, रिसीवर है। तो ये डेटा जब रिसीव करेगा तो ये अपनी प्राइवेट की से क्या करेगा, उसको डिक्रिप्ट कर लेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनक्रिप्शन हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रिप्शन हो रहा है, डिक्रिप्ट हो रहा है। तो ये सेम जो वैल्यू आ रही थी वो वापस कन्वर्ट करके हेलो मैसेज में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे इनक्रिप्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है किसी भी आईओटी डिवाइस में, ताकि आपका डेटा सुरक्षित और सिक्योर रहे। तो दो चीजें, तीन पॉइंट यहाँ पे हैं। एक तो है ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और इंक्रिप्शन। ये तीनों ही चीजें आईओटी डिवाइसेस में अगर हैं तो मीन्स वो हमारे लिए सुरक्षित आईओटी डिवाइस है, उसको हम बिना किसी प्रॉब्लम के यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का भी फीचर आपके आईओटी डिवाइस में होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क से कनेक्टेड है तो जाहिर सी बात है हम उसको कहीं से भी ऑल ओवर द ग्लोब या फिर ऑल ओवर द पर्सनल एरिया नेटवर्क यूज करना चाहेंगे रिमोटली, क्योंकि बार बार हम नहीं चाहते कि हम एसी को ऑन करें, क्योंकि इस समय हम बहुत लेजी हो चुके हैं, हर इंसान कहीं ना कहीं ऑटोमेशन की तरफ बढ़ रहा है। पहले क्या था कि बहुत पहले जो टीवी आते थे उसमें चैनल चेंज करने के लिए टीवी में ही नॉब लगा रहता, तो वहीं से हम टीवी का चैनल चेंज करते थे। कई बार चेंज करना भी बहुत डिफिकल्ट होता था, चैनल कुछ लगाना है कुछ आ रहा है। तो धीरे धीरे चीजें ऑटोमेट हुई, फिर क्या हुआ, एक रिमोट आ गया। अब क्या है, आप बिस्तर पे लेटे होते हैं और यहीं से आप दिन भर चैनल बदलते रहते हैं। और एक टाइम ये था कि जब तक हम टीवी के पास पहुंचेंगे नहीं तब तक हम टीवी के किसी भी चैनल को बदल नहीं सकते हैं, बट वो चीजें बदल चुके हैं, ऑटोमेट हुआ, एक रिमोट आया, उससे हमने टीवी को ऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया। अब आईओटी जो है वो इससे भी बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी है। रिमोट आपके घर तक सीमित था, आपके रूम तक सीमित रहा, बट आज के डेट में जो आईओटी सिस्टम है इसको रिमोटली कहीं से भी आप अपने घर की डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं, अगर वो आईओटी इनेबल्ड डिवाइस है, मींस नेटवर्क से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे रिमोट मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल का भी फीचर होता है, इसमें रिमोट एक्सेस होता है। आप रिमोटली कहीं से भी अपने डिवाइस को या आईओटी डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं, उससे आप जो भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। प्लस इसमें ऑटोमेशन का भी फीचर आ गया। ऑटोमेशन जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पे बताया था, आपने एक वाईफाई कैमरा घर पे लगा हुआ है और अगर कोई भी पर्सन उस कैमरे के सामने से गुजरता है, लगता है कि ये कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी है, तो आपके पास क्या करेगा, वो एक टेक्स्ट मैसेज भेज देगा कि यहाँ पर ये पर्सन है जो कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी कर रहा है। तो आप अलर्ट हो जाएंगे, वो चीजें कहीं ना कहीं सही कर लेंगे। तो ये हो गया ऑटोमेशन। तो यहाँ पे रिमोट एक्सेस और ऑटोमेशन, ये दोनों आईओटी डिवाइस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अभी तक हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, आईओटी डिवाइस की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट कुछ और पॉइंट्स है उसको भी देखते हैं। यहाँ पे देखिए स्केलेबिलिटी, ये भी आईओटी सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए आज आपने अपने घर पे 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए,
क्योंकि अभी आपको नीड है 3 सीसीटीवी कैमरे। आने वाले दिनों में आपको लगा नहीं हमको दरवाजे के दोनों तरफ एक एक सीसीटीवी कैमरा लगाना है, और एक अंदर लॉबी के अंदर भी यहाँ सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। ये हमारा गेस्ट रूम है, इसके बाहर भी एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। इधर हमारा एक बरामदा है, इसमें भी एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। ये हमारी छत है और ऊपर हमारा एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। आपके घर के पीछे के साइड में एक सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। तो आप फ्यूचर में रिक्वायरमेंट बदलती रहती हैं, मींस हमारे आईओटी सिस्टम में स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। कभी भी हम उसके आर्किटेक्चर को बढ़ा पाए, कोई भी नया डिवाइस उसमें जोड़ पाए, कभी भी उसकी कंप्यूटिंग कैपेबिलिटी को इनहेंस कर पाए एज पर रिक्वायरमेंट। उसमें अगर बदलाव किए जा सकते हैं तो वो एक तरीके से स्केलेबल माना जाएगा। ये होता है स्केलेबिलिटी। नेक्स्ट देखिए एनर्जी एफिशिएंसी। ये भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स का एक अपना इंपॉर्टेंट रोल है आईओटी डिवाइस में या आईओटी सिस्टम में। एनर्जी एफिशिएंसी बहुत जरूरी है। जैसे कि आपने बार बार हम एक ही एग्जांपल ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए सीसीटीवी कैमरा आपने किस लिए लगा रखा है? ताकि आपके घर की सिक्योरिटी हो पाए। आपने यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया है, आप अपने घर की सिक्योरिटी करने के लिए लगा रहे हैं। बट यहाँ पे क्या है, सीसीटीवी कैमरा के साथ में जो चीजें चल रही हैं, अब ये सीसीटीवी कैमरा अगर हर महीने 500 यूनिट खा जाएगा, पावर कंजप्शन इसका 500 यूनिट होगा, 24/7 चलने का, एक महीने का 500 यूनिट खाएगा, तो आपके घर का हो सकता है इतना बिल आ जाए, इतने में आप एक पर्सन यहाँ पे लगा सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। तो क्या हो, एनर्जी एफिशिएंस होना चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा डिवाइसेस होंगे उतना ज्यादा पावर कंजम्पशन बढ़ेगा। तो एनर्जी इफिशिएंट भी डिवाइस होना चाहिए, ये भी एक इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगला देखिए यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस जिसके माध्यम से आप अपने आईओटी डिवाइसेस को मॉनिटर करते हैं, कंट्रोल करते हैं, यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। उसमें यूजर इंटरफेस होना चाहिए ताकि हम उससे कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए या उसमें स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को देख पाए। तो यूजर इंटरफेस भी इसमें होना चाहिए, ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। क्लाउड इंटीग्रेशन भी इसमें होना चाहिए। क्लाउड इंटीग्रेशन भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्लाउड इंटीग्रेशन क्यों करते हैं? क्योंकि मान लीजिए आपका एक सीसीटीवी कैमरा है, उसमें आपने 128 MB का एक कार्ड लगा दिया, ठीक है, या फिर मान लीजिए आपने 5 GB का एक कार्ड लगा दिया, 10 GB का एक कार्ड लगा दिया। तो ये 10 GB का कार्ड कितने दिन तक डेटा स्टोर करके रख सकता है? कितने दिन तक की रिकॉर्डिंग रख सकता है? मुश्किल से 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, बस। इसके बाद का क्या होगा? फिर ये रिसेट हो जाएगा, फिर अगले 15 दिन का डेटा रखेगा। बट अगर आप चाहते हैं कि हमारा डेटा 1 साल का डेटा पूरा का पूरा सुरक्षित रहे, जितने भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, मीन्स पूरी की पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहे 1 साल की, अगले 10 साल के लिए, अगले 50 साल की, तो वो आप कहाँ स्टोर कर सकते हैं? क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं। क्लाउड क्या होता है आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये भी एक सेपरेट टॉपिक दिया गया है। क्लाउड का मतलब होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड का मतलब होता है इंटरनेट। और ये क्या है, रिमोटली कहीं दूसरी लोकेशंस पे सर्वर्स बने होते हैं, डेटा सर्वर्स होते हैं। इसमें बहुत अलग अलग तरह के फीचर्स मिलते हैं, आगे हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो आपका अगर आईओटी डिवाइस क्लाउड इंटरेक्शन है, इंटीग्रेशन है, इसमें अवेलेबिलिटी है, तो आप क्या करेंगे, अपने क्लाउड अकाउंट से कनेक्ट कर देंगे और सारा का सारा डेटा आपके वाईफाई कैमरे का कहाँ पे जाएगा? क्लाउड पे जाएगा। इससे आपका डबल बेनिफिट। मान लीजिए कैमरा कोई उखाड़ के ले गया, घर से बाहर लगा हुआ था कैमरा वाईफाई, आप दूर से मॉनिटर भी कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे। अब अगर कोई कैमरा उखाड़ के ले गया तो आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेमोरी कार्ड भी उसमें लगा हुआ था, वो भी साथ में लेके चला गया। बट अगर आपका वाईफाई कैमरा क्लाउड इंटीग्रेटेड है, इसमें क्लाउड इंटीग्रेशन अलाउड है, तो आपने क्या किया, अपने सीसीटीवी कैमरे को क्लाउड अकाउंट के साथ में कनेक्ट कर दिया। अब आपका सारा का सारा डेटा कहाँ पे जा रहा था? क्लाउड पे जा रहा है, तो यहां तक कोई पहुंच नहीं सकता है। तो आपको उस टाइम पे किसने कैमरा निकाला, क्या हुआ, वो सारी चीजें आप कभी भी किसी भी टाइम अपने क्लाउड अकाउंट में लॉग इन करके देख सकते हैं। तो ये इसमें फीचर होना चाहिए, इसको बोलते हैं क्लाउड इंटीग्रेशन। इवन
जो हमारे आईओटी डिवाइसेस होते हैं वो साइज में बहुत छोटे होते हैं, छोटे छोटे डिवाइस होते हैं आईओटी डिवाइस। तो इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा रहता है, इनकी जो प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी होती है बहुत लो होती है, बहुत कम अमाउंट के डेटा को ये प्रोसेस कर सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स डेटा या ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हमें प्रोसेस करना है तो इनके पास वो क्षमता नहीं है। क्योंकि आप देखते हैं कि जो हमारा सीपीयू आता है या डेस्कटॉप आता है, लैपटॉप आता है, उनकी तुलना में इनकी प्रोसेसिंग स्पीड, इनका जो प्रोसेस कैपेबिलिटी है वो बहुत लो है। तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें क्लाउड का इस्तेमाल करना है। क्लाउड हमें डेटा प्रोसेसिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हमने क्या किया, यहाँ से डेटा डायरेक्ट क्लाउड पे भेज दिया, और यहाँ पे सर्वर होते हैं, डेटा सर्वर्स हैं, प्रोसेसर्स हैं, उनकी हेल्प से हम अपने डेटा को प्रोसेस भी कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट भी हम यहाँ पे प्रोसेस करने के बाद सेव कर सकते हैं। तो ये भी इसका एक बेनिफिट होता है। अगला है कॉस्ट इफेक्टिव। जैसा मैंने एग्जांपल लिया था कि आपने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और आपने 50 सीसीटीवी कैमरे लगा दिए, आप अपनी घर की सुरक्षा करना चाहते हैं, और 50 सीसीटीवी कैमरा लगाने के बाद आपको 24/7 पावर सप्लाई देनी है ताकि वो ऑन रहे। दूसरा, इसमें 24/7 आपको इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी देनी है ताकि कनेक्टिविटी बनी रहे, कहीं से भी हम उसे एक्सेस कर पाए। प्लस इनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपको देखना है। मान लीजिए आपके घर पे 10 सीसीटीवी कैमरे, हर महीने का टोटल का खर्च आ रहा है 30,000 रुपए या 40,000 रुपए, तो क्या आप 10 सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, क्योंकि इतने सैलरी में आपके घर के आसपास कम से कम 2 से 3 गार्ड आके 24/7 आपके घर की सिक्योरिटी कर सकते हैं, तो हम क्यों लगाएंगे? तो ये कॉस्ट इफेक्टिव होना भी बहुत जरूरी है, ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपके आईओटी डिवाइस या आईओटी सिस्टम में होने चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा, लोग उसको पसंद करेंगे, उसे यूज करेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आज की क्लास में बस यहीं तक इसको कंप्लीट करना चाहिए। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ आईओटी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, जब तक हम इन चारों पार्ट को एक साथ डिस्कस एक सिंगल क्लास में नहीं करेंगे, तब तक चीजें आपको प्रॉपर समझ में नहीं आएंगी। यूजर इंटरफेस पूछा है, यूजर इंटरफेस क्या होता है? यूजर इंटरफेस बिल्कुल सही बताया है। जो आप देख रहे हैं, जैसे आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं ना, तो व्हाट्सएप में किसका मैसेज आया, किसी को मैसेज भेजना है, वो क्या यूआई होता है, वो यूजर इंटरेक्शन। यूआई मतलब जहां से यूजर उस सिस्टम को ऑपरेट करता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना है तो आप क्या क्या करते हैं, कौन कौन से ऑप्शन यूज करते हैं, वो सब यूआई का पार्ट है, जिसके माध्यम से यूजर, यूआई का मतलब है जिसके माध्यम से यूजर उस सिस्टम से इंटरेक्ट होता है, उस सिस्टम को यूज करता है। शोभित, ठीक है, कोई सुनिए, अभी हम देखते हैं और थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम से इसको जूम आउट कर लेंगे, क्योंकि आज की क्लास तो ऑलमोस्ट ओवर हो गई है। नेक्स्ट टाइम से हम थोड़ा सा इस साइज में इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, उम्मीद है समझ में आएगा। प्लस इन क्लासेस के जो पीडीएफ है, जब हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो एक साथ हम चैप्टर वाइज आपको ये नोट्स भी आपके कोर्स में प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले आपके कोर्स में एक कंप्लीट सिलेबस की ई बुक प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि डिटेल्ड है, वो बाईलैंग्वेज है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, उसको भी आप पढ़ते रहिए। क्लास कैसी लगी प्लीज जरूर बताइए। प्लीज इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन में जो की होती है, पब्लिक होती है कि, चलो ठीक है। खुद से एक यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है उसको समझिए। इंक्रिप्शन दो तरह का होता है। एक तो है जिसमें हम शेयर्ड की का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, इसमें क्या है, शेयर्ड की का इस्तेमाल करते हैं, जैसे दो यूजर हैं, आपस में ये मैसेज या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक शेयर्ड की का कॉन्सेप्ट आता है जिसको यूज कर सकते हैं। मीन्स इनके पास जो की है वही की इनके पास भी है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने अमित, अमित लिखा है यहाँ पे, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे लिखा गया अमित। चलिए दोबारा से बताते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा अमित, इनक्रिप्शन पहले होता गया ये समझ लो। अमित लिखा गया,
इसमें हमने क्या किया, ए को कर दिया चेंज हमने बी से, और एम को हमने चेंज कर दिया ओ से, आई को हमने किससे चेंज कर दिया, जे से, और टी को हमने किससे चेंज कर दिया, यू से। और ये क्या बन गया, हमारा इनक्रिप्टेड टेक्स्ट बन गया। तो यहाँ पे की क्या यूज की गई है, की में हमने क्या किया है, जो ये लेटर था उसमें, ये लेटर था इसके बाद वाले लेटर को में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने इसके बाद वाले लेटर्स में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने इसके बाद वाले लेटर में कन्वर्ट कर दिया, और इसमें हमने इसके बाद वाले लेटर से कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पे इसको भी पता है कि ये कॉन्सेप्ट अप्लाई किया गया, मीन्स जो भी लेटर आएगा, जब ये आगे वाले लेटर से कन्वर्ट करता है तो ये क्या करेगा, एक कम कर देगा, मीन्स जब यहाँ पे बी पहुंचेगा तो इसको क्या करेगा, वो ए में चेंज कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास एक शेयर्ड की है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक की और प्राइवेट की इंक्रिप्शन का। तो इसमें क्या होता है, जैसे आपको अपना डेटा इंक्रिप्ट करना है, आपको किसी को मैसेज भेजना है, एक पर्सन ए है जो मैसेज किसको भेजना चाहता है, बी के पास, बी के पास मैसेज भेजना है, ये एरो जरूर ध्यान रखिए, ए किसके पास मैसेज भेज रहा है, बी के पास भेज रहा है। अब देखो ए क्या करेगा, बी की पब्लिक की, जो बी है उसका पब्लिक की यूज करेगा, बी के पब्लिक की से मैसेज को क्या करेगा, इनक्रिप्ट कर देगा। जब इसको भेजना है बी के पास तो बी के पब्लिक की से, क्योंकि प्राइवेट की हमेशा उसके पास रहती, ऑनर के पास रहती, पब्लिक की डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों से हमें कोई मैसेज मंगाना है तो हम कहेंगे उसे इनक्रिप्टेड फॉर्म में भेजना, और हमारी पब्लिक की ये है, उसको आप यूज कर लीजिए। तो आपने हमारी पब्लिक की से डेटा इनक्रिप्ट कर दिया, क्योंकि डिक्रिप्ट किसको करना है, हमें करना है, तो हम क्या करेंगे, अपनी प्राइवेट की यूज करेंगे उस डेटा को डिक्रिप्ट करने के लिए। तो हमारा डेटा हमेशा 100% सिक्योर रहेगा, क्योंकि प्राइवेट की तो हमारे पास है, डेटा हमारे पास आएगा, और हम अपनी प्राइवेट की से उसको जब डिक्रिप्ट करेंगे तभी उसका सही मीनिंग निकल के आएगा, सही मैसेज आएगा। दूसरा अगर किसी दूसरी की से उसको डिक्रिप्ट करता है तो वो डिक्रिप्ट नहीं होगा। तो आई होप समझ में आ गया होगा। खुशी एक बार प्लीज बताइए, क्या समझ में आ गया, या फिर और किसी का कोई भी डाउट है, आप में से कुछ लोग राइज हैंड भी कर रहे हैं, ले लेते हैं जल्दी से। यस सिद्धार्थ बताइए। हेलो। ओवरऑल क्लास का फीडबैक बताइए, आपको क्लास आज की कैसी लगी, समझ में आया सारी चीजें? यस सर, बहुत अच्छा समझ में आया। थैंक यू सो मच। कोई क्वेरी सिद्धार्थ आपकी? सर ये पूछ रहे थे, जैसे आपने पढ़ाया है तो इसके हैंड टू हैंड नोट्स बनाने हैं या फिर पीडीएफ मिलेगी? ये पीडीएफ हम आपके कोर्स में ऐड करेंगे, बट चैप्टर वाइज ऐड करेंगे जब चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वैसे तो हमें डेली फिर पीडीएफ बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, तो आपको भी जी। पढ़ने में प्रॉब्लम होगी। अब हम क्या करेंगे, जब चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी तो ये पीडीएफ आपके कोर्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, चैप्टर नंबर 2 ओवर हो जाएगा तो हम चैप्टर नंबर 2 की पीडीएफ ऐड कर देंगे। प्लस आपके कोर्स में हमने डिटेल पीडीएफ दी हुई है, कंप्लीट सिलेबस की, डिस्क्रिप्टिव मोड में, बाइलिंगुअल है, उससे आप रीड करिए। और जितने भी लोग इनरोल्ड हैं कोर्स में, सभी को मेरी तरफ से एक छोटा सा सजेशन है, आप जब भी हमारा कोई लाइव सेशन देखते हैं या वीडियो देखते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपके कोर्स में अवेलेबल है, आप पेपर पेन साथ में रखिए, शॉर्ट में नोट्स बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ हम देख लेंगे सुन लेंगे उससे कुछ हो जाएगा, तो अगर आप एक अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो मेरी तरफ से एक सजेशन है, फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो आपको पूरा डिस्क्रिप्टिव मोड में चीजें नोट नहीं करनी है, जस्ट आपको पॉइंट नोट करने हैं। जैसे कि मैंने बताया कि आईओटी वर्ड किस ईयर में आया, तो आपने आईओटी वर्ड किस ईयर में आया, छोटा सा 1999। वर्ड लिखा और उसमें 1999 नोट कर लिया। तो आप जब चीजें देखते हैं, सुनते हैं और लिखते हैं तो वो चीज कहीं ना कहीं आपके माइंड में जगह बना लेता है। और आपका खुद का जो बनाया हुआ शॉर्ट नोट्स रहेगा, शॉर्ट नोट बहुत डिटेल में नहीं बनाना है, सिर्फ 1 या 2 लाइन में नोट बनाइए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन का, ये बना के रख लीजिए। रिवीजन टाइम पे ये आपको बहुत हेल्प करेगा, किसी दूसरे के नोट्स देखेंगे टाइम लगेगा, जब आप इसको देखेंगे दोबारा से तो आपको तुरंत रिवाइज हो जाएगा, और कम समय में आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। ठीक है सिद्धार्थ? यस सर। ओके, अंजलि प्लीज बताइए क्या क्वेरी आपकी?
यस, जल्दी से पूछिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो अभी क्लास को ओवर करते हैं एक बार। थैंक यू सो मच। अब ये देखिए, बहुत सारी बुक्स में कुछ अलग अलग चीजें दी हुई हैं, तो उसको लेके कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो बस इस क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे। किसी और का रिक्वेस्ट है? देखिए, जितना पढ़ा रहे हैं वो क्लास के लिए, जो हम अपने कोर्स में पढ़ाएंगे वो आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा, उसके लिए आप परेशान मत होइए। हमें पढ़ाने दीजिए, आप सिर्फ पढ़ने पे ध्यान दीजिए। क्या कंटेंट प्रोवाइड करना है एग्जाम के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें हमें पता है। उसी के हिसाब से उसी पैटर्न पे पढ़ाएंगे। जस्ट आपको फोकस करना है अपनी स्टडी पे, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसको पढ़ना है। और भरोसे के साथ पढ़ना है, क्योंकि जब तक भरोसा नहीं होगा आप, तब तक आप उसे मन से नहीं पढ़ेंगे, और मन से नहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में नहीं जाएगा, दिमाग में नहीं जाएगा तो फिर एग्जाम में अच्छा ग्रेड नहीं आएगा। चलिए, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं कल रात 10 बजे आईओटी की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू सो मच।